1000 साल पहले तक उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्से पर राजपूत राजाओं का शासन था। धीरे धीरे उनका प्रभाव शुरू हुआ। पहले मुहम्मद गजनी ने उन्हें हराया, फिर गोरी ने, इसके बाद राजपूतों ने अलाउद्दीन खिलजी से मात खाई, फिर बाबर, अकबर, मराठों से होता हुआ यह सिलसिला अंग्रेजों तक गया। हालांकि इस सिलसिले में मराठों और अंग्रेजों को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि तब तक राजपूतों की ताकत पूरी तरह चुक गई थी। दिल्ली के शुरुआती सुल्तानों ने अगर उन्हें भारत के पश्चिम में स्थित रेतीले इलाकों तक समेट दिया था, तो मुगलों ने उन्हें जागीरदार बनाकर छोड़ा। राजपूत राजाओं में पृथ्वीराज चौहान, राणा संगा और महाराणा प्रताप का जिक्र सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अहम लड़ाइयों में इन तीनों राजाओं को न सिर्फ पराजय मिली थी, बल्कि उन्होंने मैदान भी छोड़ दिया था। सन 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई में गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को मैदान छोड़ते वक्त बंदी बनाया और बाद में चौहान की हत्या कर दी गई। 1587 में खानवा की लड़ाई में बाबर की सेना से मात खाने के बाद राणा संगा को भागना पड़ा। 1576 में हुई हल्दी घाटी की लड़ाई में अकबर के साथ लड़े महाराणा प्रताप के साथ भी ऐसा ही हुआ। बाद में अपने पुरखों की इन असफलताओं को ढकने के लिए स्थानीय भाट चारणों ने इतिहास को मिथकों में तब्दील कर दिया। सवाल यही है कि आखिर राजपूत बार बार क्यों हारे। सवाल उठता है कि अपनी वीरता के लिए मशहूर राजपूत बार बार क्यों हारते थे। वैसे तो ये सवाल कम ही पूछा जाता है, लेकिन जब पूछा जाता है तो अक्सर जवाब यही होता है कि राजपूतों का सामना ऐसे मुसलमानों से था जिनकी मजबूती धर्म के प्रति उनकी कट्टरता थी। यह सच नहीं है। अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए मुसलमान शासक धर्म का इस्तेमाल जरूर करते थे, लेकिन उनकी जीत में अकेले इस बात का योगदान नहीं था। अपने धर्म के प्रति समर्पण राजपूतों में भी कम नहीं था और उनके साहस की तो उनके दुश्मन भी तारीफ करते थे। बाबर ने खुद लिखा है कि खानवा की लड़ाई से पहले उसके सैनिक राणा संगा की सेना से घबराए हुए थे, जिसकी वीरता के बारे में कहा जाता था वो अंतिम सांस तक लड़ती रहती है। यानी धर्म के प्रति समर्पण और साहस दोनों पक्षों में बराबर था। अब बचता है अनुशासन, तकनीकी कुशलता और राजनीतिक श्रेष्ठता। राजपूत इनमें से हर मोर्चे पर कमजोर थे। उनके विरोधी, जो अक्सर तुर्क से होते थे, एक जटिल योजना के साथ लड़ते थे। इनमें अलग अलग काम करने वाली इकाइयां होती थी, जिनकी संख्या केंद्रीय सैन्य इकाइयां पूरी तरह से सबसे पहले घोड़े पर सवार उल्हादाज और अगल बगल वाली दो इकाइयां दुश्मन को चार योजना के मुताबिक उस पर पीछे हट किनारे से हमला। दूसरा पक्ष सोचता है कि विरोधी सुरक्षित कमजोर पड़ रहा है रहती थी और वो विरोधी पड़ने पर इसका आदेश का पालन होना है। लेकिन घोड़े पर सवार तीरंदाजों के पीछे केंद्रीय अगल बगल रहता दो जिसमें जिम्मेदारियां का बंटवारा व्यक्ति की योग्यता देखकर किया जाता था। राजपूतों की राजनीतिक व्यवस्था इसके उलट थी। इसमें कोई जटिलता नहीं थी। उनकी सेना सीधे धावा बोलती थी और कमजोर पड़ने पर उसके पास प्लान बी यानी वैकल्पिक रणनीति का विकल्प नहीं था। जबकि उनके सामने जो योद्धा होते थे वो खैबर का दर्रा पार करके आते थे। बहुत दूर से आने वाले इन हमलावरों की तुलना में राजपूतों के पास अक्सर संख्या बल का लाभ होता था। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान के पास गोरी से करीब 3 गुनी बड़ी सेना थी, जो खानवा की लड़ाई में राणा संगा के पास बाबर की तुलना से 4 गुना ज्यादा लड़ाके थे। लेकिन संगा की तुलना में बाबर की फौज कहीं ज्यादा अनुभवी थी। 1 साल पहले ही वह पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी की विशाल फौज को हरा चुकी थी। बाबर के 10,000 सैनिकों ने लोदी की 1 लाख सैनिकों वाली फौज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि इसके बाद मुगल वंश के इस संस्थापक के पास लोदी के जनरलों को इस्तेमाल करने का
विकल्प था, लेकिन उसने अपने सिपह सलाहकारों पर भरोसा किया। वह जानता था कि संख्या का तब तक कोई मतलब नहीं होता जब तक वह एक रणनीति और एक कमान के तहत संगठित न हो। राजपूतों के साथ यह भी समस्या थी, सेना विशाल थी, लेकिन ऐसे कम ही होता था कि सब एक ही फूंक थे। हर राजपूत राजा का अपना यहम होता था, गुणों की बजाय जाति की पूछ होती थी और इसी से तय होता था कि अगुवाई कौन करेगा। इधर उनके सामने जो सेना होती थी उसमें फैसले व्यक्ति के गुणों के आधार पर होते थे। भले ही वह कोई छुड़ाया गया दास हो, लेकिन अगर उसमें वीरता और नेतृत्व का गुण होता तो उसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाती थी। इसके अलावा तकनीकी रूप से भी राजपूत अपने विरोधियों से 19 थे। गोरी के घुड़सवार तीरंदाजों से लेकर बाबर की तोपों ने भी उन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया। लेकिन यह भी हैरानी की बात है कि राजपूत सदियों तक पराजित होते रहे, लेकिन उनकी रणनीति में कोई बदलाव नहीं आया। 1576 में हुए हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप ने पूरे जोर से धावा बोलने वाली वही रणनीति अपनाई जिसके चलते राजपूत पहले भी कई बार मुंह की खा चुके थे। हालांकि तराइन और खनवा के मुकाबले हल्दीघाटी बहुत ही छोटी लड़ाई थी। 3000 सिपाहियों वाली प्रताप की सेना की जंग 5000 मुगल सैनिकों से हुई थी। अक्सर इसे हिंदू राजपूत बनाम मुस्लिम साम्राज्य की लड़ाई के तौर पर पेश किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था। राणा प्रताप के साथ भीम धनुर्धरी भी थे, तो अकबर से पहले उत्तर भारत पर राज कर चुके सूर्यवंश के हकीम शाह भी। उधर मुगल सेना के सेनापति राजपूत राजा मान सिंह थे। हालांकि हल्दीघाटी में पराजित होने के बाद भी राणा प्रताप ने लड़ना जारी रखा। इसे सराहनीय कहा जा सकता है, लेकिन सच यही है कि मुगल सेना के लिए उनकी अहमियत एक छोटे मोटे बागी से जायगा नहीं थी। अब अगर प्रताप को अकबर के बराबर या ऊपर रखा जा रहा है तो यह इस उपमहाद्वीप की सांप्रदायिक राजनीति के बारे में काफी कुछ बताता है। एक और कारण था जिसके बारे में माना जाता है कि उसने राजपूतों की पराजय में अहम योगदान दिया। यह थी उनकी अफीम की लत। जैसे राजपूतों में अफीम का सेवन आम था, लेकिन लड़ाई के मोर्चे पर जाते हुए इसकी मात्रा खूब बढ़ा दी जाती थी। इसका नतीजा यह होता था कि उनमें से कोई मरो या मारो के अलावा कोई और निर्देश समझने की हालत में नहीं रहते थे। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।